नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल आरपीएससी मेकर पर। दोस्तों, यूनिट नंबर सेकंड के अंदर हमारे जो अधिगम के सिद्धांत चल रहे थे, तो उनमें से दोस्तों अपना जो नेक्स्ट सिद्धांत आएगा वो है कूर्ट लेविन का क्षेत्र सिद्धांत। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आप हमारे चैनल पे फर्स्ट बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, साथ ही बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें जिससे आपको हमारी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिल सकें। यदि दोस्तों अभी तक आपने हमारे पीछे वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो उनको अवश्य देख लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद उसमें जो प्लेलिस्ट आएगी, प्लेलिस्ट के अंदर यूनिट नंबर फर्स्ट मैंने कंप्लीट करा दी है, यूनिट नंबर सेकंड अपनी रनिंग में है और उसके जो अधिगम के सिद्धांत चल रहे हैं, कूर्ट लेविन का क्षेत्र सिद्धांत आएगा अपना, और इससे पहले वाले सिद्धांत हैं जो भी हैं वो हमने कंप्लीट कर लिए हैं। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का अपना वीडियो। देखो, इसे प्राकृतिक दशा सिद्धांत भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इसे प्राकृतिक दशा सिद्धांत भी कहते हैं, इसी का नाम है दूसरा। फिर है कूर्ट लेविन के अनुसार सीखना कारकों पर निर्भर करता है। किस पर? कारकों पर। फिर है कूर्ट लेविन ने जीवन स्थल के आधार पर अनुभवों का विश्लेषण किया है। कूर्ट लेविन ने जीवन स्थल के आधार पर, ठीक है दोस्तों, जो जीवन स्थल होता है, अलग अलग स्थान होते हैं तो वहाँ पर अनुभव मिलते हैं, वहाँ पर अनुभव अलग अलग होते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, वातावरण का फर्क पड़ता है, ठीक है, वातावरण का भी पूरा प्रभाव पड़ता है। और जो स्थल होता है, स्थल के, देखो दोस्तों, आप सभी ने पढ़ा होगा, जो संस्कृति होती है, भारत की संस्कृति विभिन्नताओं का देश वाला, भारत को विभिन्नताओं का देश कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि अलग अलग स्थानों पर वहाँ की जो बोली चाली है, वेशभूषा है, खान पान है, वो भी अलग अलग होता है। तो दोस्तों इसके अनुसार क्या बताया गया है कि क्षेत्र सिद्धांत है, क्षेत्र सिद्धांत के अनुसार देखो, इसका जो शॉर्ट है, सबसे शॉर्ट यही है कि क्षेत्र मतलब एक स्थान विशेष। ठीक है, इसके अनुसार क्या है कि बालक है वो क्षेत्र के हिसाब से सीखेगा। क्षेत्र यानी जो स्थान है उसी के अनुसार सीखेगा। यदि वह स्थान अच्छा होगा, ठीक है, अच्छा होगा तो वह अच्छा सीखेगा, बुरा होगा तो बुरा सीखेगा। जैसे चोर जो डकैती करने वाले होते हैं, ठीक है, जो मांगने वाली जाति होती हैं, तो उनके जो बालक होते हैं, चोर वाले बालक होते हैं, तो वो अपने जो माता पिता हैं, ठीक है दोस्तों, अपने जो बड़े भाई हैं, तो उनके अनुसार ही वो बालक क्या करता है, सीखता है। क्योंकि वो बुरा, एक तरह से बुरा काम है, लेकिन उनके लिए बुरा काम नहीं है, इनके लिए बुरा काम नहीं है, क्योंकि उन्होंने सीखा ही यही है। क्योंकि उन्होंने अच्छा काम तो कोई सीखा नहीं। क्यों नहीं सीखा? क्योंकि वह स्थान विशेष उनका उसी के प्रकार है। ठीक है दोस्तों, एक जैसे अच्छा बालक है, अच्छे परिवार में पलता है, बड़ा होता है, तो वह अपने माता पिता का ही अनुसरण करता है, अपने जो समाज है, अपने बड़े भाई है, अपने जो भी चाचा ताऊ है, उन्हीं का अनुसरण करता है और उन्हीं के अनुसार आगे अपने जीवन पथ पर आगे बढ़ता है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें जो महत्वपूर्ण रोल है वो किसका है? क्षेत्र विशेष का है। ठीक है, क्षेत्र विशेष का देखो दोस्तों, जहाँ पर जैसे इंडिया है, ठीक है, इंडिया में भी क्या होता है, इंडिया में भी क्षेत्र विशेष बहुत प्रकार से हैं। ठीक है, जैसे आप नीचे जाओगे इंडिया के दक्षिण साइड में, तो वहाँ पर तमिल भाषा बोली जाती है। ठीक है दोस्तों, तमिल भाषा बोली जाती है, तो वहाँ पर तमिल बोल सकते हैं क्या हम? ठीक है, जैसे दिल्ली में आओगे, दिल्ली में हिंदी भाषा बोली जाती है। राजस्थान में आओगे, राजस्थानी भाषा। गुजरात में जाओगे, गुजराती भाषा। हरियाणा जाओगे तो हरियाणी भाषा। तो वहाँ पर जो क्षेत्र होते हैं अलग अलग, तो उन्हीं के हिसाब से वहाँ पर बालकों पर प्रभाव पड़ता है। ठीक है, जैसे हरियाणा में क्या है, हरियाणा में देखो दोस्तों, जो स्पोर्ट्स वाले हैं वो बहुत खिलाड़ी हैं। ठीक है दोस्तों, वहाँ पर जो पहलवान होते हैं, क्रिकेटर होते हैं, ठीक है, जो भी हैं, वहाँ हरियाणा से बहुत सेलेक्ट होते हैं। तो दोस्तों उनका भी ये इसी तरह से रूटीन बन गया, क्योंकि वहाँ से अब जो भी सीखेगा, उनके जो भी हैं, जो बच्चे होंगे, वो भी उसी तरह से बनने का प्रयास करेंगे। ठीक है दोस्तों, जैसे हरियाणा में पहलवान बहुत होते हैं, तो वह उन्हीं के अनुसार, उन्हीं को देख करके
ठीक है, जो आसपास के जो समाज के हैं, ठीक है दोस्तों, जो आसपास के जो गांव हैं उन्हीं के भी वो बच्चे हैं, वो भी ऐसे ही सीखेंगे कि मुझे भी आगे बड़ा होकर ये पहलवान बनना है। तो वह उन्हीं का अनुसरण करता है। किसका? जो पहले वाले जो पहलवान बन गए हैं उन्हीं का अनुसरण करता है। तो फिर वहाँ पर क्या होगा, जो पहलवानों की संख्या वहाँ पर बढ़ती जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो ये इस सिद्धांत के अनुसार बताया गया है। अगर अच्छा वातावरण मिलेगा, अच्छा स्थान, अच्छा क्षेत्र होगा तो बालक अच्छा सीखेगा। यदि स्थान बुरा होगा तो बालक कैसा सीखेगा? बुरा ही सीखेगा। आगे बताया गया है, इस सिद्धांत के अनुसार अध्यापक को बालकों की योग्यता एवं शक्ति के अनुसार उपयुक्त मनोवैज्ञानिक वातावरण उपलब्ध करवाना चाहिए। ठीक है दोस्तों, इस सिद्धांत के अनुसार अध्यापक को बालकों की योग्यता एवं शक्ति के अनुसार, ठीक है, अध्यापक को यह देखना होगा कि जो बालक है उसकी योग्यता कितनी है, उसकी शक्ति कितनी है, कि बालक कितना सीख सकता है, उसी के अनुसार उसे मनोवैज्ञानिक वातावरण उपलब्ध करवाना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो इस सिद्धांत के अनुसार दोस्तों मेन इंपॉर्टेंट बात यही है कि क्षेत्र विशेष के आधार पर बालक सीखता है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप मेरी बात को अच्छे से समझ रहे होंगे। फिर दोस्तों अपना है नेक्स्ट सिद्धांत, टोलमैन का उद्देश्यवाद या संकेत गेस्टाल्ट या संकेतक अधिगम सिद्धांत या प्राकृतिक उद्दीपक सिद्धांत। ठीक है दोस्तों, अब देखो ये जो सभी उपनाम है ये इसी के ही उपनाम हैं। कौन कौन से? संकेत का उद्देश्यवाद, संकेत गेस्टाल्ट या संकेतक अधिगम सिद्धांत या सिद्धांत या प्राकृतिक उद्दीपक सिद्धांत। अब देखो इसको पढ़ते हैं। टोलमैन के अनुसार अधिगम की क्रिया में प्राणी का व्यवहार उद्देश्यपूर्ण होता है। ठीक है दोस्तों, इसके अनुसार क्या है कि जो प्राणी है उसका व्यवहार क्या होता है? उद्देश्यपूर्ण होता है, क्योंकि हमारा कोई उद्देश्य होगा तभी हम उसी कार्य को करेंगे। ठीक है दोस्तों, इसका जो आपको एग्जाम्पल बताऊंगा फिर आप उसके एग्जाम्पल के अनुसार आप ये पूरा सिद्धांत समझ जाओगे, आसानी से समझ में आ जाएगा। देखो पहले इसको देख लेते हैं। टोलमैन का सिद्धांत सीखने के प्रतीकों के ज्ञान पर बल देता है। इसमें केवल प्रतीकों का ही क्या होता है? यूज होता है। प्रतीकों का, संकेतों का, इनका ही यूज होता है। फिर टोलमैन के अनुसार सीखने के लिए केवल बौद्धिक व्यवहार ही उत्तरदायी होता है। टोलमैन के अनुसार क्या बताया गया है कि सीखने के लिए केवल बौद्धिक व्यवहार, अपनी जो बुद्धि होती है, ठीक है, उसका ही क्या होता है? उपयोग होता है। बौद्धिक व्यवहार ही उत्तरदायी होता है। बालकों को शिक्षा देते समय उनकी आयु एवं अनुभवों का ध्यान रखना चाहिए। जो बालक होते हैं उनको अगर शिक्षा देंगे तो शिक्षा देते समय उनकी आयु एवं अनुभव, उनकी आयु कितने हैं और उनके पिछले जो अनुभव कितने हैं, उनको सभी को ध्यान में रख के फिर आगे का जो ज्ञान है, वो आपकी आगे जो शिक्षा है वो अध्यापकों को देनी चाहिए। फिर है उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु शिक्षक को इनाम एवं दंड का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है दोस्तों, यदि शिक्षक चाहे कि बालक है उसको उद्देश्य की प्राप्ति हो जाए तो शिक्षक को उचित समय पर इनाम देना चाहिए। ठीक है, इनाम के लायक है बच्चा तो उसको इनाम देना चाहिए। दंड का भागी है बच्चा, बालक, तो उसे दंड भी देना चाहिए। तभी बालक क्या है, दंड देंगे तो वो जो उसने बुरी आदत सीखी है वो तो उसको छोड़ देगा। इनाम कब देंगे? जब उसने अच्छा कार्य किया है और उसे इनाम देंगे तो वह केवल अच्छे कार्य को ही दोहराएगा। ठीक है दोस्तों, फिर है अधिगम की प्रक्रिया में केवल उद्देश्य महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, इस सिद्धांत के अनुसार क्या बताया गया है कि अधिगम की जो प्रक्रिया होती है उसमें केवल उद्देश्य ही क्या होता है? महत्वपूर्ण होता है। अब देखो दोस्तों, उद्देश्य महत्वपूर्ण क्यों होता है? देखो दोस्तों, हम कोई भी कार्य करते हैं तो उसका क्या होता है? उद्देश्य होता है, कोई ना कोई टारगेट होता है, लक्ष्य होता है, तभी हम उस कार्य को कर पाते हैं। बिना टारगेट के कार्य कोई सिद्ध नहीं होता है। जैसे दोस्तों अब हम रीट की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, रीट की तैयारी कर रहे हैं तो हमारा क्या है? उद्देश्य है, टारगेट है। क्यों? क्या टारगेट है? कि हमें टीचर बनना है, क्योंकि हमारी लाइफ सेट हो जाएगी टीचर बनने के बाद। टीचर बनना हमें, तो हमारा उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है टीचर बनना। यदि कोई हमारा उद्देश्य नहीं होगा, हम ऐसे पढ़ सकते हैं क्या? ऐसे तो हमारे पास बहुत सारी किताबें पढ़ी हैं, सेकंड ग्रेड की, फर्स्ट ग्रेड की, और भी बहुत सारे अनर्गल बहुत सारी किताबें पढ़ी हैं, तो क्या हम उनको पढ़ सकते हैं? अब हमारा क्या टारगेट केवल क्या है? टारगेट केवल है रीट का।
तो हम केवल और केवल किसकी किताबें पढ़ेंगे, केवल और केवल रीट की बुक्स हैं वो पढ़ेंगे, क्योंकि इस समय पर न तो फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी है ना कोई सेकंड ग्रेड की है, तो इसलिए हम कौन सी बुक पढ़ेंगे, केवल और केवल रीट की। तो हमारा उद्देश्य हो गया। ठीक है दोस्तों, हमें देखो हमारा यहाँ पर जो टारगेट दिखाई दे रहा है वो कौन सा है, रीट का। कौन सा, रीट का। ठीक है दोस्तों, हमारे पास बुक पड़ी है कौन कौन सी, बहुत सारी। ठीक है, ये मान लिया ये है हम, ये है किसकी, ये तो है फर्स्ट ग्रेड की, ये बुक है सेकंड ग्रेड की, ये है रीट की। ठीक है, और दोस्तों ये है किसकी, ये मान लो और कोई सी टेट वगैरह सी टेट की है। ठीक है दोस्तों, अब हमारा लक्ष्य है, लक्ष्य वो दिखाई दे रहा है हमें केवल रीट। तो हम न तो इस बुक पर जाएंगे, न इस बुक पर जाएंगे, न इस बुक पर जाएंगे, सॉरी न इस बुक पर जाएंगे, तो हम केवल किस पर जाएंगे, हम केवल रीट वाली बुक है उसी को पढ़ेंगे और हमारा जो लक्ष्य है रीट वाला वो हम हासिल कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा क्या हो गया, उद्देश्य है। तो दोस्तों ये सिद्धांत है कि इसका टोलमैन का सिद्धांत है, उद्देश्यवाद, संकेत गेस्टाल्टवाद, या संकेत संकेतक अधिगम सिद्धांत, या प्राकृतिक उद्दीपक सिद्धांत। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों मैंने आपको इतना इजी वे में समझाने का प्रयास किया है। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।